ऑफ द हुमायूं पूरे पाकिस्तान से, इसलिए क्योंकि मेरे अब्बू एयरफोर्स में थे, जिसकी वजह से हम लोग पूरा पाकिस्तान घूमते थे। और पैदाइश मेरी जो है वो सरगोदा की है, फैमिली मेरी पेशावर की है, सेटल हम लोग हुए इस्लामाबाद में, तो इसलिए मैं पूरा पाकिस्तान देखा हुआ भी है और अपने आप को मानती भी कि मैं पूरे पाकिस्तान। स्कूलिंग मेरी कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी मरी की है। उसके बाद जब अब्बू रिटायर हो गए थे, मैं तब तक लेवल्स कर चुकी भी थी, इस्लामाबाद में सेटल हुए। फिर FA, बैचलर्स और मास्टर्स तीनों मैंने जो है FG कॉलेज फॉर वुमेन F726 मैं इस्लामाबाद में हायर एजुकेशन। प्रोफेशन एज सच हाउसवाइफ के लिए मुझे, लेकिन ये है कि शादी से पहले मैंने रॉबेल्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाया था और बस दैट वाज द ओनली वर्क दैट आई डिड, लेकिन वो शादी से पहले। शादी के बाद फुल टाइम आई एम अ मदर। आर्ट की मेरी बड़े मज़े की कहानी है। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स हमें बुक्स दिया करते थे, जिसके अंदर मैं और मेरी जो बड़ी बहन है, हम लोग दोनों हर चीज़ ड्रॉ करते थे जो हमारे हाथ में, कोई पत्ता हो जाए, कोई गुड़िया हो जाए। मेरे पेंसिल बॉक्स के ऊपर तस्वीरें बनी होती थी, मैं वो ड्रॉ करती थी। और जब मैं वो जाकर अपनी आर्ट टीचर को दिखाती थी तो वो मुझे क्लास 4 में, मुझे याद है, मेरी आर्ट टीचर ने मुझे कहा था कि आप आर्ट ना किया करें, आप निल लें। तो आई गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैं इतनी बुरी हूँ। इमेजिन क्लास 4 का बच्चा, उसको टीचर, आर्ट की टीचर आपको ये कह दे कि आपको आर्ट नहीं आती, आप ना किया करें। फिर आई केप्ट एट इट। हमारे घर में किसी चीज़ से मना नहीं किया जाता था। आर्ट करनी है तो आर्ट करो। हमें म्यूज़िक की भी एजुकेशन मिली, हमें हर किस्म का एक्सपोजर मिला। और उसके बाद जो है, जब मैं स्कूल गई, जो मेरा हॉस्टल स्कूल था कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी, वहाँ पर जब आर्ट करती थी तो टीचर्स इंकरेज करती थी और बहुत डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट आई हैड हर्ड एज अ किड कि जी आर्ट मेरी ख़राब है। और मेरी क्लास फेलोज भी मुझे इनकरेज करती थी कि नहीं, तुम्हारी आर्ट अच्छी है, तो हमारा आर्ट का फलाना प्रोजेक्ट आ रहा है, प्लीज़ मुझे बना दो। तो मैं उनके लिए बना दिया। और फिर उसके बाद O लेवल्स में मैंने आर्ट किया। माशाल्लाह सही अच्छे नंबर आ गए। लेकिन जब कर लिया मैंने अपना O लेवल्स, तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि कॉलेज में मैं आर्ट ना रखूँ। उसकी रीज़न ये है कि वो एक लकीर के फ़कीर, एक सिलेबस के तौर पर आपको आर्ट सिखा देते हैं, जिसमें कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स सीखते नहीं हैं। दैट वाज देयर। लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होता है, एवरीबडी हैज़ देयर ओपिनियन। तो उनका ओपिनियन ये था कि आई शुड गो टू एन आर्टिस्ट और मैं उनसे सीखूँ। सो मैंने 98 में O लेवल्स किया एंड 99 में मैंने मंसूरा हिसाब को ज्वाइन किया। और 99 से लेके 2005 तक मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। और उन्होंने मुझे, जिसको कहते हैं ना तराश के बनाते हैं डायमंड को, चिज़ल करके उसको स्पार्क लेकर आते हैं और उसका हुनर, उसकी खूबसूरती निकालते हैं, मेरे साथ वो उन्होंने किया। और जब मैं उनकी क्लास मैंने छोड़ दी, और वो भी बहुत इसलिए सिर्फ छोड़ी थी क्योंकि मेरी शादी हो रही थी और मैं उनकी जो स्टूडियो था उससे काफ़ी दूर चली जाती। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से खुदा हाफिज़ किया और अपनी सारी स्टूडेंट्स को बताया कि ये क्लास की नानी है। और जब तक मैंने छोड़ा सर राही का स्टूडियो, तो तब तक मैं तकरीबन, आप समझो, उनकी असिस्टेंट बन चुकी थी। सर नहीं होते थे तो मैं जाके बच्चों की हेल्प करती थी, जो नए आए हुए होते थे उनको गाइड कर देती थी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मेरा मंसूरा हिसाब के साथ बहुत मज़े का वो बन चुका हुआ था उस वक्त। और ये मेरा आर्ट का बैकग्राउंड है। फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट। फैमिली इसलिए क्योंकि मेरे फादर हमें हर वीकेंड पे, मुझे और मेरी बड़ी बहन को मंसूरा हिसाब के पास लेकर जाते थे। आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, जो कुछ है, ही वुड मेक श्योर कि हम मंसूरा हिसाब की क्लास अटेंड करें। और क्लास जब ख़त्म हो जाती थी तो माय फादर वुड कम अपस्टेयर्स और वो आके देखा करते थे कि हमारे उस दिन हम लोगों ने क्या काम किया है। और वो खड़े होते थे, उसमें से क्रिटिक करते थे कि इसको आप ऐसे नहीं करें, इसको आप ऐसे करें। फिर जब वो पेंटिंग घर जाती थी तो मेरी मदर वुड गिव हर इनपुट
कि इसको ये कलर्स आप ये इसमें ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप ऐसे करो तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा, ये ड्राइंग जो आपने बनाई है इसके बैकग्राउंड में ऐसे करो तो ये होगा। तो मेरे पेरेंट्स दोनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हम तीनों बहनों को आर्ट्स की तरफ आते हैं। दे वर नॉट द काइंड ऑफ पेरेंट्स जो कि कभी आपको ये कहें कि जी आर्ट की तरफ नहीं जाना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नहीं, दे लेट अस डू वट एवर वी वांट। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आर्ट में काफ़ी आगे निकली हैं, हम तीनों बहनें। जब मेरी शादी हुई तो शादी के थोड़े अरसे के बाद मेरी बेटी पैदा हो गई एंड आई नेवर फाउंड टाइम कि मैं जो हूँ वो बैठकर आर्ट कर सकूँ। एंड मेरे ख्याल में मैंने कोई 15-20 साल के बाद, 15 साल तकरीबन 15 साल के बाद दोबारा अब आके पेंट करना शुरू किया है। मेरे बच्चे हुए, आई हैव माशाल्लाह 4 किड्स, तो उन सबको देखना करना, घर का सब कुछ करना वो मैंने किया। और अब आके मेरे हस्बैंड की सपोर्ट होगी तो ये सारे काम हो सकते हैं ना, तो इसलिए अब दोबारा शुरू कर रही हूँ। लेकिन ये है कि जितना अर्सा मैं नहीं कर रही थी काम, फॉर एग्जांपल बच्चे छोटे थे तो वो एक अर्ज तो अंदर होती है ना आर्टिस्ट की, दे हैव टू, उन्होंने वो कुछ भी क्रिएट किए बगैर रह नहीं सकते, चाहे वो बच्चों की ड्राइंग कर लें, चाहे वो खाने को खूबसूरत से डेकोरेट कर लें, या कुछ जो एक आर्टिस्ट्री अंदर है वो तो बाहर निकलती है, हर हाल में निकलती है। तो उसमें ये था कि कभी ये जब बच्चे छोटे थे उनके स्कूल के प्रोजेक्ट्स आ गए कि जी बच्चों ने एयरफोर्स ऑफिसर बन के जाना है, तो उनके रैंक्स पेंट कर रहे हैं, तो उनके वो सारे लेबल्स वगैरह बन रहे हैं। फिर कॉस्ट्यूम पार्टी थी, हैलोवीन पार्टी थी, हम लोग चाइना में थे उस टाइम पे, तो स्कूल में हैलोवीन पार्टी हुई, तो बेटी के लिए बिच का कॉस्ट्यूम बनाना, उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करके, सो मच सो कि उसकी तस्वीर खींच के मैगजीन्स में आई और इस तरह की चीज़ें हुई। तो वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं तो निकली। और फिर बीच में ये टाइम आया कि बच्चे जो हैं वो मेरे इतने बड़े थे कि वो अपना आप थोड़ा बहुत देख सकें, तो वो जो एक आर्टिस्टिक जर्म था वो जाग गया। और फिर मैंने ज्वेलरी डिज़ाइन करनी शुरू की, बेशक कॉस्ट्यूम ज्वेलरी थी पर वो मैं डिज़ाइन कर रही थी, और उसका इंस्टाग्राम का मैंने पेज भी बनाया। फिर उसके बाद जो है अब जब से कोविड आया है, कोविड के बाद तो मुझे जाहिर है विद एवरीबडी एट होम, और आप किसी को हेल्प को भी घर में नहीं ला सकते, जाहिर है कोविड की वजह से डरता है इंसान, तो उसकी वजह से जाहिर है वो आर्ट एंड एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल। लेकिन द जर्म वाज देयर, तो फैब्रिक पेंटिंग की तरफ आ गए क्योंकि वो निकलना था, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं से तो निकलनी है, तो वो फैब्रिक पेंटिंग में निकली। तो कभी बच्चों के ट्राउजर्स पेंट कर रहे हैं, स्कार्फ्स बन रहे हैं, ईद के कपड़े बन रहे हैं, सो ऑल दीज थिंग्स वो दे कंट्रीब्यूट। एंड मेरे हस्बैंड ने कभी रोका नहीं किसी भी काम से, किसी भी तरीके से अपने आप को, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अपनी फैमिली में भी आर्ट बहुत है, उसकी वजह से ही इज ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। मेरी इंस्पिरेशन की तो बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ माई टीचर मंसूर साहब, हाजिर मंसूर, उनकी वाइफ। उसके बाद अना मौलका, हमारी अपनी पाकिस्तान की आर्टिस्ट हैं। फिर उसके बाद जो है शाजिया सिकंदर, हाउ कैन यू फॉरगेट शाजिया सिकंदर, वो भी हमारी पाकिस्तान का इतना फेमस नाम है। बाहर की अगर आप मुझसे पूछें तो देयर इज़ अ कैनेडियन आर्टिस्ट लिंडा केम्प, उनका नाम है, वो नेगेटिव पेंटिंग करती हैं। एंड नेगेटिव पेंटिंग अगर आप कभी सर्च करें ऑनलाइन, यू विल बी अमेज्ड कि वो कितनी खूबसूरत टेक्निक है। वाटर कलर है सारा, और वाटर कलर में या एक्रेलिक्स में आप किस तरह इंस्टेड ऑफ पेंटिंग द पॉजिटिव, जैसे होता है ना पुराने हम लोग तस्वीरें डेवलप किया करते थे, उसके साथ फिर एक नेगेटिव आता था, तो इंस्टेड ऑफ और वो जो नेगेटिव है उसके साथ जो डेवलप्ड पिक्चर थी दैट वाज कॉल्ड द पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिव पिक्चर के बजाय वी पेंट द नेगेटिव पिक्चर। तो वो स्टाइल को मैंने स्टडी किया और बहुत इंस्पायरिंग था, बहुत अमेजिंग, बिकॉज इट वाज अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। और मुझे था कि अगर लोग कर सकते हैं काम, सो व्हाई कांट आई डू इट। यू हैव टू एक्चुअली completely shut your mind to positive painting and अपने आप को नेगेटिव साइड पर लेकर आना पड़ता है, और उस नेगेटिव को पेंट करना
ऑब्जेक्ट को पेंट नहीं कर सकते आप, उसमें आपने उसके अराउंड जो चीज़ें हैं उसको पेंट करना है। इट वॉज फन वॉचिंग हर डू इट, और इट वॉज फन डूइंग इट इज़ वेल। एक और जो शख्सियत जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है वो है पॉल हॉपकिंसन। और पॉल हॉपकिंसन जो है वो एनिमल्स को पेंट करते हैं। इतनी खूबसूरत डिटेल में उनकी पेंटिंग्स होती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। वो भी वाटर कलर्स यूज़ करते हैं, और एक एक बाल, एक एक पर आपको नज़र आता है। रैबिट का एक एक जो उनके फर का स्ट्रोक है, और उन्हीं से इंस्पायर होकर, लिंडा केम्प से इंस्पायर होकर मैंने एक पेंटिंग मैंने बनाई थी। उसमें मैंने बर्ड बनाया था विद ग्रीन बैकग्राउंड मेरा सारा नेगेटिव में बना हुआ है, और जो बर्ड था वो आई हैड टू पेंट इट इन पॉजिटिव बिकॉज आई वाज कॉपीइंग पॉल हॉपकिंसन। तो उसकी वजह से फिर वो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। सो दीज आर सम ऑफ द पेंट आर्टिस्ट्स दैट आई वुड लव टू रीच दैट लेवल। ये मैं उन तक पहुँच सकती। नंबर ऑफ पेंटिंग्स तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा होंगी, बिकॉज बीच में मेरा बहुत लंबा गैप आ गया, बहुत सारे सालों का। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स मेरी अभी नहीं होंगी, लेकिन प्रॉबली इफ़ आई स्टार्ट काउंटिंग तो अराउंड 100 और मोर देन 100, समवेयर अराउंड दैट। एग्जिबिशंस मेरी सारी जो भी हुई हैं वो सब शादी से पहले की थी, और शादी से पहले मेरी कुछ लोकल नेशनल लेवल पर थी, एक आध मेरी इंटरनेशनल लेवल पर थी, और टोटल मेरी एग्जिबिशंस हुई होंगी अराउंड 15-16, जिसमें कुछ कॉम्पिटिशन्स थे जो कि पीसी ने करवाए थे, उसमें मुझे 3rd पोजीशन मिली थी। और इजाज़ गैलरी लाहौर, और इधर नोमैड गैलरी में भी हुई हैं, दुबई में हुई थी मेरी एक एग्जिबिशन। दिस वाज एट द टाइम जब सोशल मीडिया नहीं था, और आप जो है वो बाय वर्ड ऑफ माउथ आप पहुंचते थे जहाँ पे भी डेस्टिनेशन पर आपने पहुंचना होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गॉड वाज काइंड इनफ कि मेरा काम जो है वो दुबई पहुंचा, और वहाँ पर एग्जिबिट हुआ और सेल हुआ। सो दैट इज़ इट। अप्रिसिएशन तो बहुत मिली, और इनकरेजमेंट भी बहुत मिली। और असल में होता ये है कि जब एक आर्टिस्ट अपना काम लगाता है, स्पेशली फॉर मी, मेरे लिए अपने काम को एग्जिबिट करना, और मेरे लिए अपने काम को किसी को उठाकर somebody wants to buy it, मेरे लिए वो काम करना बहुत मुश्किल है, because each painting is like a labor of love to me, more than a labor, they like my children। और बहुत दफ़ा ये हुआ है तो लोग मेरे घर आए हैं पेंटिंग्स लेने के लिए, and I had to send them back saying कि नहीं सॉरी मैं तो पेंटिंग्स नहीं दे सकती। और फिर मुझे बाद में बहुत काउंसलिंग भी मेरे पेरेंट्स ने की, मेरे बहनों ने की, मेरे हस्बैंड ने की, और डांट भी मुझे पिटी कि ये तो कोई तरीका नहीं है, अगर लोग घर आ गए आपकी पेंटिंग्स then let them go, they're paying you for it, they're not just taking them away। लेकिन ये कि इंकरेजमेंट बहुत होती है जब आपकी कोई पेंटिंग खरीदता है, और बहुत अच्छा लगता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कह लें या एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कह लें फॉर समबडी, जो कि अब फॉर मी अब आके इतने अरसे के बाद अगर मैं दोबारा पेंटिंग शुरू कर रही हूँ, एंड समबडी कम्स टू माई हाउस और खरीद लेकर जाता है मेरी पेंटिंग्स, तो मेरे लिए बहुत इंकरेजमेंट की बात होती है। Criticism or appreciation, they're two sides of a coin. You can't have appreciation without criticism. इसलिए क्योंकि जब तक कोई आपकी क्रिटिक नहीं करेगा आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, और वो आई थिंक बहुत ज़रूरी होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी क्रिएटिव काम करने वाले के लिए। इम्प्रूव अगर वो करना चाहता है तो दे हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म इन देयर लाइफ। तो क्रिटिसिज्म मिली है, और Alhamdulillah, it wasn't a negative criticism ever. It was always constructive criticism, जो कि आपको अपने काम में बेहतर बनाता है। और criticism ली है और उसको appreciate किया है। मुझे as I said, सबसे बड़े critics मेरे पेरेंट्स थे, पेरेंट्स हैं अभी भी जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ उसकी तस्वीर खींच के I send it to my parents and I say कि ये मैं बना रही हूँ, give me feedback। So my parents and my sisters and my husband, they all give me criticism. उसके बगैर तो मैं I don't think मैं काम कर सकती हूँ। I appreciate all the criticism that I get. जब मैं यंग थी, जब मैं कॉलेज में थी,
और मैं लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही थी। वो टाइम था कि मैं बहुत ज़्यादा विमेंस राइट के बारे में मैंने काम करना शुरू, पेंट करना शुरू किया। इट स्टार्टेड ऑफ विद एक्चुअली बैले डांस, एंड जब मैंने वो बनाई पेंटिंग्स अपनी बैले की, पूरी मेरी सीरीज़ बनी। जब वो मैंने बैले सीरीज़ बनाई तो पीपल सेड कि ये क्या डांस के ऊपर कोई सीरीज़ बना रही है, डांस भी कोई चीज़ है। सो आई गॉट ऑफेंडेड। आई वाज लाइक, डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट। आपको हर किस्म का आर्ट, अगर आप पेंटिंग को अप्रिशिएट कर सकते हैं तो फिर आपको डांस को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि एक किस्म का आर्ट तो आपको अच्छा लग रहा है और दूसरे किस्म के आर्ट पर आप जो है वो क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं। दैट लेड मी टू मेक मोर पेंटिंग्स ऑफ फ्रीडम ऑफ वुमेन। आप मेरी 3 पेंटिंग्स बनी ऑन द थीम ऑफ वुमेन, और उसमें ये था कि एक औरत के ऊपर सोसाइटी के क्या क्या प्रेशर्स होते हैं, एक औरत को किस तरह सोसाइटी ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मोल्ड किया हुआ है, एंड शी कैन नॉट फ्री हरसेल्फ। सो 3 पेंटिंग्स आई मेड। एक के अंदर उसके पाँव में चेन बंधी हुई थी, एक के अंदर शी वाज ट्रैप्ड इन अ बॉक्स, एंड तीसरी थी शी वाज ट्राइंग टू पुश अवे प्रिजन बार्स। और ऑल 3 ऑफ देम वर बेसिकली बताने के लिए कि एक औरत को अपना आप अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो चाहे जो कुछ कर ले, वो चाहे जो कुछ कह ले, शी हैज़ टू हैव ईदर पाँव में एक चेन होगी या डब्बे में बंद कर दी जाएगी। ये आपकी थॉट प्रोसेस होना चाहिए, इसके अलावा आप नहीं सोच सकते। या उसको सलाखों के पीछे बंद कर रहे होंगे, जी योर ओपिनियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, यू शुडंट हैव इट। तो वो मैंने किया। और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा एज एन आर्टिस्ट अफेक्ट करती है ना, वो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटी की प्रेशर्स आपके ऊपर होते हैं कि ये करो और ये ना करो। मेरे पीछे आप देख रही हैं, ये कथक सीरीज़ है, और ये भी मैंने इन रिटेलिएशन बनाई थी, बिकॉज बैले बनाई, लोग बहुत शोर मचाया, तो मैंने कथक बनाया। बिकॉज हमारे मुल्क में इस फॉर्म ऑफ आर्ट को भी कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। एंड आई एज एन आर्टिस्ट, आई लव डांस, आई लव द मूवमेंट, आई लव द फ्लो जो कि डांस में आता है। आप डांस को डांस के तौर पर ना देखें, आप डांस को एज एन आर्ट फॉर्म देखिए। वो नहीं रहता जो आपका दिमाग आपको कहता है। अब इन पेंटिंग्स में जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा डिपिक्ट करने की कोशिश की वो थी हमारा कल्चर। आप देखिए, हमारी आर्चेस यूज़ हुई हैं पीछे। देयर वर पेंटिंग्स में मैंने पेशावर के घरों में बना हुआ होता है, आर्किटेक्चरल एलिमेंट है चीनी खाना, उसमें सारी उन्होंने चैनकें और जो पोर्सलिन की चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर रखी हुई होती हैं। सो आई इनकॉर्पोरेटेड दैट इन माई बैकग्राउंड। हमारी आर्किटेक्चर से कोर्टयार्ड्स बने, हमारी आर्किटेक्चर से जो झरोके होते हैं मैंने वो बनाए। तो वो सब आप मैंने इनकॉर्पोरेट किया अपनी पेंटिंग्स में, और एक टैबू जो आर्ट फॉर्म है उसको उसके साथ लगाया, ताकि लोग उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करें, जो बैकग्राउंड है उसकी भी ब्यूटी अप्रिशिएट करें, और जो आगे नज़र आ रहा है उसकी भी ब्यूटी अप्रिशिएट करें। तो आई थिंक सोसाइटी को काफ़ी इफेक्ट होता है आर्टिस्ट के ऊपर। एज आई सेड, मेरे लिए सारी पेंटिंग्स बहुत अजीज हैं, कुछ ज़्यादा ही अजीज है। तो आई डोंट थिंक पेमेंट इज़ एवर गोइंग टू बी इनफ फॉर मी। मेरे लिए जो पेंटिंग इटसेल्फ की वैल्यू है, दैट इज़ फार मोर दैन द पेंटिंग। आई थिंक दैट इज़ इट। आई डोंट वांट टू पुट अ नंबर टू द अमाउंट दैट आई हैव सोल्ड, कि हाईली पेड कौन सी होगी और लीस्ट पेड कौन सी होगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज़ बीन काइंड, और दे आर ऑल वेरी डियर, और ईच एंड एवरी पेंटिंग। देखिए, आर्ट, हर इंसान, एंड इवन फॉर आर्टिस्ट, स्पेशली फॉर मी, मुझे एक तो ये कि मेरी हर पेंटिंग पसंद है, दूसरी चीज़ ये कि मुझे मेरी हर पेंटिंग से फ्लॉज भी बहुत पसंद है।
आप लोग शायद उस पर्सपेक्टिव से, जो व्यूअर होता है, जो देख रहा होता है, वो उस पर्सपेक्टिव से पेंटिंग नहीं देखता है जिस पर्सपेक्टिव से बनाने वाला देखता है। मुझे सब पता होता है कि यहाँ से ये लाइन टेढ़ी है, इसको थोड़ा सा इस तरह होती थी और भी अच्छी हो जाती। सो फॉर मी आई विल से कि मेरी कोई भी पेंटिंग ऐसी नहीं है जो मैं कहूँ कि जी वाह आई outdid myself, no, and I don't think ever will there come a time कि कोई भी आर्टिस्ट अपनी किसी पेंटिंग के बारे में खुद ये बोल सकता है कि जी this is the best, I cannot make anything better than this, इसलिए क्योंकि from cradle to grave हम सीख ही रहे हैं। और अगर किसी दिन हम लोग ये कह दें कि जी ये बेहतरीन मेरा काम है, तो जो हमारा प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो ख़त्म, वो उधर ही रुक गया, बिकॉज you've put an end to your capacity of learning। तो आई डोंट थिंक कि आई कैन पिन पॉइंट कि ये मेरी बेस्ट पेंटिंग है या दिस इज़ बेटर देन दैट, नहीं। दे आर ऑल द सेम एंड दे ऑल हैव देयर फ्लॉज एंड दे ऑल हैव देयर गुड पॉइंट्स। आई थिंक आर्ट हो या कोई भी हॉबी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि आर्ट या एज आई सेड हॉबीज़ हर इंसान में की कोई ना कोई होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जब इंसान के पास कुछ करने को नहीं होता ना, तब हॉबी आपकी हेल्प करती है टू प्रिवेंट यू फ्रॉम डिप्रेशन, टू प्रिवेंट यू फ्रॉम मैनी अदर प्रॉब्लम्स दैट यू कैन फेस इन लाइफ। तो हर इंसान की कोई ना कोई एक हुनर हाथ में होना चाहिए, एक हॉबी होनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो, और टीचर्स को खास तौर पर चाहिए कि वो बच्चों को डिस्करेज नहीं करें। इतनी छोटी एज पर अगर आप बच्चों को कह दें ना you're nil या यू कांट डू दिस, तो वो बच्चों के इतने छोटे छोटे दिल होते हैं, वो टूट जाते हैं, और उन छोटे दिलों को वापस इंकरेजमेंट करके लेकर आना किसी मकाम पर वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बच्चों के साथ या बड़ों के साथ अगर क्रिटिसिज्म करनी है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, नॉट नेगेटिंग समबडीज क्या नाम है इसका, किसी को आपको दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए या दिल दुखाकर ये नहीं कहना चाहिए जी ये गलत है, ये नहीं करो, दिस इज़न्ट फॉर, नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर दूसरे काम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, एंड आई थिंक ज़रूर कर सकते हैं, आप में कोई कमी नहीं। और जहाँ तक बात रही कि जी आर्ट में आप आए आगे, तो ज़रूर आए, इसलिए क्योंकि आर्ट एज ए हॉबी इतनी रिलैक्सिंग है, इतनी आपको उससे रिटर्न तो बाद में मिलता है, लेकिन शुरू में आपकी जो आप एक्सप्रेस करना अपने आप को शुरू करते हैं, उससे आपके अंदर बहुत सारा वो आता है। पाकिस्तान तो मेरी पहचान, मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ही कहा था कि मैं पूरे पाकिस्तान से, तो फिर उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मुझे पाकिस्तान से कितना प्यार है। मेरे इत्तेफाक ये हुआ कि हम लोग मुल्क से बाहर रहे 3 साल, चाइना गए थे हम लोग शादी के बाद, मैं, मेरे 2 बच्चे, हस्बैंड, और वहाँ जाते साथ जब पहला 14 अगस्त आया तो आई रियलाइज कि हमारे घर में तो झंडियाँ ही नहीं हैं, तो हम घर को कैसे डेकोरेट करेंगे। आई मेड माई किड्स सिट डाउन और उनसे मैंने झंडियाँ बनवाई और वो मैंने पूरे घर में लगाई, और 14 अगस्त को मैंने बच्चों को पाकिस्तान के कपड़े पहना के स्कूल भेजा ताकि वो स्कूल में बता सकें कि आज उनके मुल्क की बर्थडे है, और हमारे मेन डोर के बाहर भी पाकिस्तान का झंडा लगा और हमारे टीवी के ऊपर भी पाकिस्तान का झंडा लगा होता था। तो एवरीबडी न्यू कि हम लोग पाकिस्तान से तो अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर भी नहीं, पाकिस्तान के इतना हमारा मुल्क हमारी पहचान है, और हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई बहन सारे बाहर बैठे हुए हैं, वो ईच वन ऑफ देम देयर एन एम्बेसडर। वो जिस किस्म की हरकतें करेंगे बाहर, लोग उनकी तरफ पिन पॉइंट करके कहेंगे कि ये पाकिस्तान है। तो अगर वो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज चाहते हैं then they should reflect it as well। अगर वो खुद उल्टी सीधी हरकतें करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करें, तो वो तो नहीं हो सकता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके मुल्क की रिस्पेक्ट हो, then you have to act in a way कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट हो सके, जेन्युइनली हो सके। और आई थिंक दूसरा ये है कि अपनी पहचान कभी ना भूलें कि आप किन गलियों के हैं, किन महलों के हैं, बिकॉज वही गली महल्ले जो हैं वो उनको याद करते हैं, वहाँ पे जो रिश्तेदार उनके होते हैं वो उनको याद करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में नहीं आना चाहिए अबाउट योर बैकग्राउंड, हमें अपने आप के बारे में इतनी
प्राइड होनी चाहिए कि हम जिस एरिया के भी हैं हम धड़ल्ले से सबके सामने कह सकते हैं।